अस्सलाम वालेकुम। हिजर के आंसू पार्ट 15 में आप सबका वेलकम है। नोवेल रीड करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मैं ठीक हूँ, लेकिन मुझे लगता कि मेरी बेटी इधर जाके मुझे भूल ही गई। वो पुरशफ़क़त और पुरलतीफ़ अंदाज में बोले तो वो शर्मिंदा हो गई। नहीं, ऐसी बात है, उसे समझ ना आई कि वो उन्हें क्या कहे। ऐसी बात नहीं है तो कल आ जाएं, चक्कर लगा जाए, मैं ड्राइवर को भेज दूंगा। वो मान बड़े अंदाज में उसे कहते चले गए तो वो लम्हा भर को चुप सी हो गई कि इधर जाने का ख्याल ही दिल को अफसरदा सा कर देता था। बुरा लगा आपको उसकी खामोशी पे उन्होंने इस्तफसार किया तो वो शर्मसार हुई कि अब वो लाख इनकार भी करे तो वो घर उसका था, उसे वहीं रहना था, लेकिन वो उसे फोर्स नहीं करते थे। शायद इसके लिए उनका बेटा घर नहीं था, लेकिन अभी जिस तरह वो इसरार कर रहे थे वो उसकी रजामंदी जान रहे थे और उसे बेसाख्ता अपने रवैये पे अफसोस हुआ कि वो उनके माँ बेटे की सज़ा उनको क्यों दे रही जो उससे मोहब्बत और इज़्ज़त से पेश आते थे। नहीं अंकल, ऐसी बात नहीं है, मैं सुबह आ जाऊंगी भाई के साथ। वो जल्दी से बोली, कहीं वो उसकी चुप से दिल बर्दाश्त ना हो जाए। शाबाश बेटा, मैं इंतज़ार करूँगा। चंद मज़ीद बातों के बाद उन्होंने कॉल बंद की तो उसने गहरी सांस भरते मोबाइल अब्बू को वापस किया तो इस्तफहामिया निगाहों से उसे देख रहे थे। जाना है कल वापस? उन्होंने नरमी से पूछा कि वालिदैन की नरमी उनका भी दिल था कि उनकी बेटी अपने घर में खुशहाल, उसकी इतने लंबे अरसे से इधर मौजूदगी उनके लिए तशवीश का बायस थी। वो अभी भी इस सूरत हाल में जब शोहर और उसके घर वालों से प्रॉपर राब्ता भी ना था, लेकिन ऐसी सिचुएशन में उसके घर वापसी के फ़ैसले पे वो दिली तौर पे पुरसकून और आमादा थे। वो नहीं बल्कि उनका पूरा घर आना इस बात से मुतमईन था। जी, आप भाई को कह दीजिएगा कल ऑफिस जाते मुझे छोड़ जाएं। वो संजीदगी से कहती बिना मज़ीद कुछ कहे वहाँ से उठती अंदर जाने बढ़ गई। उसका दिल बहुत ख़राब हो रहा था। वो नहीं जानती थी कि वो वहाँ मौजूद था या नहीं, लेकिन जो वहाँ मौजूद थी वो उसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी। लेकिन शायद अब यही उसकी ज़िंदगी थी। वो खामोशी से बेड पे पाँव लटकाए बैठी, मोबाइल पे उसके नंबर पे निगाहें गाड़े गहरी सोच में गुम थी। वो शख्स जो था ही नहीं, क्या क़यामत मचा गया मुझ में। वो शख्स कितना सुधर गया है कि दिल में मेरे उतर गया है। था एक तल्लुक अज़ाब सा जो वो टूट के अब संवर गया है। जो साथ रह कर बुझा था, बिछड़ के कितना निखर गया है। सकून है अब जो ना ये खबर है इधर गया या उधर गया। जो कूचा भटक रहा था वो आज अपने ही घर गया है। सिरहाने रख के था मैं तो सोया, ये डर ना जाने किधर गया है। वो वहम जिस पे मैं मर मिटा था, मैं जी उठा तो वो मर गया है। ना ढूंढा उसको तो इस किनारे जो पार कब का उतर गया है। मैं राह से वक़्त पे हटा हूँ, सो वक़्त गुज़र गया है खुशनसीबी कमाले इब्रत के रायगा ये सफ़र गया है। इतवाफ़ अबरक वो बेड से बैठी खाली निगाहों से नोटिस को घूरे जा रही थी, जबकि कानों में अभी तक वो जहरीले अल्फाज जहर घोल रहे थे। ओह, तो हमारी बहू बेगम आई हैं। भाई ने उसे बाहर से ड्रॉप किया और ऑफिस चले गए। एंटर होते ही उसका टकराव उनसे हुआ कि उसने बादल नख्वास्ता उन्हें सिला किया तो उन्होंने इस शानदार अल्फाज से उसे जवाब दिया कि वो अपने लब बीच के रह गई। अभी आपके शोहर नामदार तो घर वापस नहीं आए। उन्होंने तंज़िया दरियाफ्त किया कि जैसे वो उसकी गैर मौजूदगी की ही वजह से इतने दिन यहाँ से गायब थी। वो चुपचाप लब बस्ता सी होके लाफशानियाँ सुनती रही। कभी सोचा था कि बहू आएगी तो रौनक लगेगी घर में, लेकिन ये नहीं सोचा था कि ये रौनक सिर्फ शोहर के होने तक महदूद रहेगी। एलिट क्लास खातून होने के बावजूद वो जब भी इससे बात करती तो उनके लहजे में एक मिडिल क्लास और एजड खातून का तंदना आ जाता था। इससे पहले कि वो मज़ीद गुलफशानियाँ करती अपने शोहर की आमद पे वो चुप हो गए। वो बहुत पुरजोश अंदाज में उससे मिले, फिर काफ़ी देर तक बैठ के उससे गपशप करते रहे और फिर वो दोनों मियाँ बीवी जाने के लिए निकल गए। और वो जानती थी कि उनकी रूटीन क्या है। आई एम सॉरी बेटा, ज़्यादा वक्त नहीं दे सका, लेकिन इंशाल्लाह रात को खूब गपशप करेंगे। अभी मुझे और आपकी मम्मा को पहले स्कूल विज़िट करना है और फिर एक पार्टी पे जाना है, शाम हो जाएगी, परेशान नहीं होना, ओके। जो बातें और तसल्लियाँ उनकी बीवी को देने वाली थी वो फॉर्मेलिटीज़ निभा रहे थे, जबकि वो बेजार सी तैयार खड़ी ससुर और बहू के लाड देख रही थी। अब 6:30 हो चुके थे जबकि वो अभी तक नहीं पहुँचे थे। वो बोर होती नोटिस
पड़े करती टांगें फैला के लेटती निगाहें सामने दीवार पे मरकूज कर गई और आज यूनी भी ना गई थी उनकी वजह से, लेकिन वो भी अब मज़ीद लेट गई और वो घर में इंतहाई बोरियत महसूस कर रही थी। न जाने कितनी देर मज़ीद गुज़र गई कि वो दरवाज़े की नोब घूमने पे उसकी नींद पे डूबती आंखें बक से खुली और उसने गर्दन घुमाते दरवाजे की तरफ देखा तो वो बेसाख्ता उसकी पलकें टटकी रह गई। ब्लू जीन्स पे लाइट येलो कलर की टी शर्ट पहने वो स्लीवलेस लीडर जैकेट पहने वो दरवाजे से अंदर दाखिल होता उसे यूं बेनियाजी से बेड पे मिस्टर और ब्लू कंट्रास्ट के जदीद तराश खराश के सूट में मलबूस हस्बे मामूल बालों को उलझाए वो ज्वेलरी और मेकअप से मुबरा चेहरे लिए बुराजमान देख के टटक गया कि इसकी यहाँ पे मौजूदगी से वो कतई नावाकिफ़ था। अस्सलाम वालेकुम। वो सर झुकता अंदर दाखिल हुआ तो तब तक वो उठ के बैठती अपनी गफलत पे खुद को लताड़ चुकी थी। वालेकुम अस्सलाम, उसने हौले से जवाब दिया। पीछे ही उसका गार्ड उसका सामान लिए एंटर हुआ। सर ये सामान, उसने बैग रखते कहा तो वो जो ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ रहा था उसकी आवाज़ पे मुड़ा और बोला, हाँ ये सामान वार्डरूम में सेट करो विद इन फ्यू मिनट्स और मेरा कोई शलवार सूट निकाल दो। वो जल्दी से उसे हदायत देते ड्रेसिंग रूम में चला गया जबकि वो खामोशी से सारी कार्रवाइयाँ मुलाहिजा कर रही थी। जबकि सारे सामान सेट करता मुलाजिम बार बार यही सोचते जा रहा था कि क्या ये सचमुच में मियाँ बीवी हैं। इतने टस लग ही नहीं रहे, इतने दिनों बाद सामना हो रहा है। लेकिन फिर वो जल्दी से सर झुकता उसका बादामी रंग का शलवार सूट निकाल के रखता बाहर निकल गया। कुछ ही लम्हों बाद वो बाहर निकला और एक नज़र उसके मोबाइल पे झुके सर को देखता वॉशरूम में घुस गया। कब वापस आई हैं आप? उसकी भारी आवाज़ पे मोबाइल पे मगन परीज़े उछल पड़ी और फिर उसके सवाल पे जल के उसकी पुश्त को देखा और जो मसरूफ़ अंदाज में बाल संवारने में मगन था। मैं यकीन कर ही नहीं सकती कि ज़ाविया अब्बास को इस बात की खबर ही ना थी। चबा चबा के कहती वो ठंडा सा तंज नछावर कर गई जबकि उसका ये तंज एक गुमगश्ता सी मुस्कान उसके खूबरू चेहरे पे बखेर गई और एक दिलकश सी याद और छेड़छाड़ ने यकलख्त दिल पे ज़ोर का हमला किया। प्लीज़े बीबी, इतना फारिग भी नहीं ज़ाविया अब्बास, 100 काम और भी हैं ज़माने में, वो बेपरवाह लहजे में कहते रुका जबकि वो यूं ही खुद को बेतासुर बनाने की कोशिश में मोबाइल पे झुकी रही। खैर, किसके साथ आई हैं? उसने जल्दी से मौजू बदला कि वो तलखी नहीं चाहता था कि वो बहुत अरसे के बाद यूँ कंपाउंडर्स नज़र आ रही थी। शायद उसकी गैर मौजूदगी का असर था। ये ख्याल आते ही उसके दिल से टेस से उठी। मैंने ही हशर उठा रखा था बिछड़ने पर। वो तो परेशान भी नहीं है। स्टडी कैसी जा रही है? उसने फिर से पूछा जबकि आवाज़ मामूल सी धीमी थी। ठीक है, बगैर मोबाइल से नज़रें उठाए उसने जवाब दिया तो वो सर्द सी सांस खींचता बामुश्किल खुद पे काबू पाता बजते मोबाइल की तरफ मुतवज्जा हुआ और फिर मोबाइल पकड़ता स्टडी रूम की तरफ चल दिया जबकि वो यूं ही बंद मोबाइल की स्क्रीन को घूरती जा रही थी। वो फासले हैं दोनों के दरमियाँ के, बड़े भी तेज़ चले तो तमाम उमड़ लगे। ओह आई सी, साहिब आने की इत्तला नहीं दी आपने? वो डिनर कर रही थी जब उसकी अचानक आमद पे अब्बास साहब और मिसिज़ अब्बास सरप्राइज़ रह गए। लें, आपने बहू को बुलाया तो बहू के साथ साथ बेटा भी उसके पीछे सर के बल चला आया। ऐसा थर्ड क्लास तंज जिसे मजाक के पैराइज में लपेट के पेश किया गया सिर्फ़ और सिर्फ मिसिज़ अब्बास की ज़ुबान ही अदा हो सकता है। उनकी बात पे अब्बास साहब ने फ़क्त मुस्कुराने पे इक्तफ़ा किया जबकि बाकी दो अफराद ने ये तक ना किया था छुट्टी पे आए हो या किसी काम से। उन्होंने खाना खाते पूछा। कमीशन साहब से मीटिंग थी इसलिए आना पड़ा, वो संजीदगी से बोलता नवाला मुंह में डाल गया।